बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। जाने क्या क्या बोल रहा था, सरहद प्यार किताबें खून। कल मेरी नींदों में छुपकर जाग रहा था जाने कौन, जाग रहा था जाने कौन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम निदा में मैं नंदिनी त्रिवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की शाम है निदा फाजली के नाम। निदा फाजली हमारे बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध शायर और पद्मश्री से सम्मानित थे। उनका परिचय देना वो तो सूरज को आईना दिखाने जैसी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दूं तो उनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर को दिल्ली में। बचपन बीता ग्वालियर में। उर्दू गजल का बहुत ही सम्मानित नाम। एक से बढ़कर एक गजलें और शायरी लिखने वाले इस शायर को मैं सबसे पहले 1998 में मिली थी। मैं जर्नलिस्ट थी, नई नई आई थी और उनका इंटरव्यू करना था, तो खार और बांद्रा के बीच में उनका घर था, तो मैं उनके घर चली गई। मेरे माइंड में तो उनकी बहुत सुंदर गजलें और गाने चल रहे थे और एक कन्फ्यूजन भी था कि इतने बड़े शायर कैसी बातें करेंगे, मेरे सवालों का जवाब देंगे कि नहीं। लेकिन मैं जब उनके घर पहुंची तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही वो घर था। बहुत सारी किताबें थी, वो एक चेयर पे बैठे थे और फिर तो इतनी बातें निकली भाषा, साहित्य, धर्म और राजनीति की कि उनकी जीवन के किताब के बहुत सारे पन्ने फिर खुलने लगे और अंतरंग बातें भी हुई। तो ये सब बातें जो मेरे साथ उन्होंने की थी वो आज भी इतनी रेलेवेंट है, तो मुझे लगा कि ये ऐसा प्रोग्राम मुझे डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में भी ये बात बहुत प्रस्तुत है। निदा फाजली का नाम मुक्तदा हसन था, लेकिन उन्होंने निदा कर दिया था। और कश्मीर में एक फाजिला नाम का इलाका है, तो उसी के नाम से उन्होंने फाजली सरनेम रखी और अपने पुरखों की जड़ों को अपने नाम के साथ जोड़ दी। बहुत उम्दा इंसान थे। उनके दिल में शायरी नहीं, इंसानियत धड़कती थी। उनकी शायरी में जिंदगी की सच्चाई का रंग था। एक बार मंदिर से गुजर रहे थे, वहां सूरदास के पद सुनाई दिए। वो पद कब गीत, गजल और दोहे बन के उनकी जिंदगी से निकले, उन्हें खुद को पता नहीं चला। 9-10 साल की उम्र से वह शायरी लिखने लगे। 1980 के बाद तो वो फिल्मों में आ गए और बहुत प्रसिद्ध होने लगे। उनसे बेतकल्लुफ बातें करने का मुझे मौका मिला था, ये मेरा धन्य भाग्य था। एक कोइंसिडेंस ऐसा भी है कि आज हमारे बहुत चहीते गायक जगजीत सिंह का जन्मदिन है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जगजीत साहब ने निदा साहब की बहुत सारी गजलें गाई है और ये एक कोइंसिडेंस है कि आज निदा फाजली की मृत्यु तिथि है और जगजीत सिंह का जन्मदिन है। और निदा फाजली 12 अक्टूबर को जन्मे थे और जगजीत साहब की मृत्यु हुई 10 अक्टूबर को। तो ये भी एक मैत्री की मिसाल ही हम कह सकते हैं कि दोनों दोस्तों की डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी बिल्कुल आसपास या साथ में है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली आज जगजीत साहब को भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज सब कलाकारों ने मुझे इतना सहयोग दिया है कि मैं उनकी, वो सब कलाकारों की, सब स्वनाम धन्य बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन आज वो निदा फाजली के लिए जुड़े हैं। और उनकी धर्मपत्नी मालती जी तो मेरी दोस्त है, उन्होंने भी अनुमति दी और वो खुद भी शामिल हुई है। तो आज का प्रोग्राम डेफिनेटली बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम निदा फाजली की गजलों की बात करेंगे। तो आज निदा साहब की पुण्यतिथि पे हम सबसे पहला गाना जो सुनेंगे वो बहुत ही लोकप्रिय गाना है फिल्म सरफरोश का। आप समझ ही गए होंगे। उनका एक बहुत अच्छा शेर है, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। पेश करते हैं मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील जाने माने गजल सिंगर है। उन्होंने कई एल्बम्स भी निकाले हैं, फिल्मों में भी गाया है और
सारे गमों के विनर रह चुके हैं। तो ये गजल सुनते हैं मोहम्मद वकील से। खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं, खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। बहुत अच्छी गजल सुनाई। अब आगे बढ़ते हैं। नीरज साहब को जब मैं मिली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था 1998 में, तब मैंने उनको पूछा कि गजल दो प्रकार की होती है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। तो आपकी दृष्टि से ये दो के बीच में डिफरेंस क्या है? तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से ये समझाया। उन्होंने बताया कि यह एक रहस्यवाद है। इश्क मिजाजी में शरीर शामिल है, जबकि इश्क हकीकी में अशरीरी, मतलब शरीर के बाहर की जो बात है वो उसमें शामिल है। और उन्होंने ये भी बताया कि इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मिजाजी से गुजरना पड़ता है। लेकिन टी.एस. इलियट की भाषा में कहूँ
तो पर्सनल से इम्पर्सनल होने की जो प्रक्रिया है, ये भेद है इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी में। क्या बात है निदा जी। अब हम सुनते हैं मशहूर गज़ल सिंगर घनश्याम वासवानी जी को। वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉइस फ्रॉम गोल्डन एरा ऑफ गज़ल, घनश्याम वासवानी इज वेटरन सिंगर, अ वॉइस दैट इज लव्ड बाय वन एंड ऑल। उन्होंने बहुत सारी गज़लें गाई है, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाए हैं और देश विदेश में उन्होंने काफ़ी कॉन्सर्ट्स भी की है। तो घनश्याम वासवानी निदा साहब को पहले भावांजलि देंगे और उसके बाद हम उनकी गज़लें सुनेंगे। उसके दुश्मन आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज 8 फरवरी निदा फाजली साहब की पुण्यतिथि है और एज अ ट्रिब्यूट ये मैंने उनका खूबसूरत शेर सुनाया जो मैंने रिकॉर्ड किया था जग्जी जी की म्यूज़िक में, जहाँ मेरी पहली मुलाकात निदा साहब से हुई और मैं खुशकिस्मत रहा। उसके बाद काफ़ी अरसे तक मैं उनसे मिलता रहा, उनसे गुफ्तगू होती रही, उनकी गज़लें सुनी, बहुत सारी गज़लें रिकॉर्ड भी की उनकी। और उर्दू है जिसका नाम सीरियल पे हम निदा साहब ने बहुत हमारा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड ऑल्सो एज अ गाइड फॉर द सीरियल जिसमें मैंने म्यूज़िक किया था। वैसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बस एज अ ट्रिब्यूट मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, उनको बहुत मिस करता हूँ। और मुझे पता है सब जो उर्दू गज़ल, उर्दू ज़बान से जिनकी वाबस्तगी है वो उनको बहुत मिस करते होंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नंदिनी त्रिवेदी जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सबसे रूबरू होने का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं घनश्याम वासवानी, नमस्ते। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी है पैमाना है, अपनी अपनी सीमाओं का बंदी है पैमाना है। उतना ही दुनिया को समझा, उतना ही दुनिया को समझा जितना खुद को जाना है। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी है पैमाना है।
अपने आप से प्यार है जिसको, प्यारी है हर शय उसको। अपने आप से प्यार है जिसको, प्यारी है हर शय उसको। इतनी बात ही सच है बाकी, इतनी बात ही सच है बाकी। जो कुछ है अफसाना है, अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है। रोज नया दिन, रोज नई शब, बीत गया सो बीत गया। रोज नया दिन, रोज नई शब, बीत गया सो बीत गया। रोज नया कुछ खोने को है, रोज नया कुछ पाना है। रोज नया कुछ खोने को है, रोज नया कुछ पाना है। उतना ही दुनिया को समझा, उतना ही दुनिया को समझा, जितना खुद को जाना है। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है। वाह, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। निदा फाजली ने सबसे पहली किताब दीवारों के बीच लिखी, जिसमें अपनी बेपरवाह जिंदगी को व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दी थी। उनका जीवन आरंभ से ही संघर्ष में बीता था, लेकिन शेरो शायरी और छंदोबद्ध कविताएं छोटी उम्र से ही वह लिखते थे। शुरुआती दौर में भी वह उत्कृष्ट शेर लिखते थे। सुनिए। कद्र उल्फत में सितमगर ने न जानी मेरी, कद्र उल्फत में सितमगर ने न जानी मेरी। हाय दिल, हाय जिगर, हाय जवानी मेरी। वफाएं तुम किए जाओ, वफाएं तुम किए जाओ, जफाएं हम किए जाए। तुम्हें वह काम आता है, हमें ये काम आता है। क्या बात है। घर की विपरीत परिस्थिति, देश की सामाजिक स्थिति, भारत पाकिस्तान विभाजन जैसी परिस्थितियों से खिन्न होकर निदा फाजली मुंबई आते हैं। तब साहिर लुधियानवी और जानिसार अख्तर जैसे शायरों से उनकी मुलाकात होती है। उनकी शायरी की तासीर देखकर उनको फिल्मों में काम मिलने लगता है और फिल्मी गीतकार के तौर पर उन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी और गाने भी बनाए, तो और वो बहुत फेमस भी हुए हैं। तो ऐसा ही एक गाना अब पेश कर रहे हैं ध्वनित जोशी। ध्वनित जोशी अच्छे सिंगर तो है ही, लेकिन गज़ल में उनका बहुत नाम है। गज़लें बहुत अच्छे से पेश करते हैं और हर जॉनर के संगीत को उन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो सुनते हैं ध्वनित की आवाज में ये। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर,
मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। रंग भी देखा, रूप भी देखा, रंग भी देखा, रूप भी देखा। रास्ता मंजिल साहिल महफिल कोई नहीं है ऐसा, तेरा साथ है जैसा, तेरा साथ है जैसा। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। आज के ज़माने की तासीर दिखाने वाला ये शेर लोगों की मानसिकता अपने आप ही प्रकट करता है। गज़ल पेश कर रही है डॉक्टर सोमा घोष। पद्मश्री सोमा घोष हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की अग्रिम कलाकार है और विश्वविख्यात शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की अडॉप्टेड बेटी है। ये गज़ल उन्होंने खुद ने कंपोज की है और गाई है। ओरिजिनली तो चित्रा सिंह ने अलग तरीके से गाई थी, पर सोमा जी ने ये बहुत सुंदर गज़ल कंपोज की है। तो सुनते हैं ये गज़ल, सफ़र में धूप तो होगी। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। नंदिनी त्रिवेदी जी सीनियर पत्रकार, राइटर और म्यूज़िक रिसर्चर है। उन्हें मैं कई सालों से जानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए कई पत्रिकाओं में भी लिखा है। उनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ज़रिए वो कला संस्कृति को काफ़ी आगे लेके चल रही है। आज का एपिसोड है मशहूर शायर पद्मश्री निदा फाजली जी के नाम पर। निदा फाजली जी हिंदी उर्दू के एक महान शायर हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कई गीत गज़ल लिखे हैं, जिनमें काफ़ी मशहूर हुए हैं कुछ गीत। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और इस गज़ल को कौन भूल सकता है, आप लोग सभी लोग गुनगुनाते हैं। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज़ है। शायर अपनी शायरी में हमेशा जिंदा रहते हैं और निदा फाजली साहब भी उनके इन गीतों गज़लों के ज़रिए हमेशा हमारे दिल में
जिंदा है और रहेंगे। उनसे मैं कभी मिली तो नहीं थी, लेकिन उनकी लिखी हुई गज़लें मेरे दिल के बहुत करीब रही। उन्होंने ज़िंदगी की सच्चाई को अपनी शायरी में बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया है, जो लोगों को जीने का मकसद देती है। मैं उन्हीं की लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर गज़ल पेश कर रही हूँ। ये गज़ल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत पसंद है। उन्होंने भी इस गज़ल को संसद में पढ़ा था। तो पेश है वो गज़ल। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी।
महान व्यक्ति की जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट रहता है। तो मैं कह सकती हूँ कि निदा फाजली की जिंदगी में मालती जोशी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा। वो अब तक उनका साहित्य, उनकी बातें सबके साथ शेयर करती है एंड आई एम सो हैप्पी कि आज वो हमारे साथ जुड़ी है और उनकी जिंदगी के कुछ पर्सनल किस्से भी बताने वाली है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस है वो कैसे सरवाइव होती है। तो उनके पीछे भी बहुत त्याग बलिदान भी होता है, सपोर्ट भी होता है। तो मालती जी ये सब बातें हमें बताएगी और निदा साहब ने उनको कैसे प्रपोज किया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो निदा साहब ने एक गजल के रूप में डेफिनेटली प्रपोज किया था और वो ही गजल मालती जी ने कंपोज की है और वो गजल भी सुनाएगी और वो प्रपोजल कैसे किया था उसके बारे में भी बताएं। तो सुनते हैं मालती जोशी को। नमस्कार दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज हम लोग स्वर गुर्जरी के माध्यम से निदा फाजली साहब को याद कर रहे हैं। नंदिनी त्रिवेदी जो ये चैनल चला रही हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और निदा जी की बहुत बड़ी फैन भी है और उन्होंने निदा जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आप सबको बहुत पसंद आएगा। बात है हम लोगों की मुलाकात कैसे हुई और उन्होंने मुझे प्रपोज कैसे किया। तो पहले मैं आपसे ये बात साझा करना चाहती हूँ कि हम लोग की मुलाकात कैसे हुई। एक्चुअली हुआ यूं कि हम लोग दोनों एक ही लाइन में थे। मैं एक्टिंग में थी और वो फिल्में लिखते थे, गाने, डायलॉग, स्क्रीन प्ले वगैरह सब लिखते थे। तो इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई थी। उसके बाद जान पहचान हुई लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद काफी टाइम गुजर गया और काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मैं मैं फिल्मों में एक्टिंग करते करते गाने में भी आ गई। जब गाने में गाने लगी तो पता चला कि गजलें गाती थी, जगजीत सिंह की, मेहदी हसन की, सबकी गजलें गाती थी। तो मैंने जगजीत सिंह की वो गजल में गाती थी, दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना है। तो वो गजल मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा कि ये शायर बहुत अच्छे हैं, यही शायर मुझे अगर मिल जाए तो मैं ऐसी गजलें अपने लिए भी बनवाऊं, क्योंकि मेरे पास काफी एल्बम बनाने के ऑफर्स भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि अगर ये शायर मुझे मिल जाए। लेकिन वो कैसे मिलेंगे? अभी मैं पहले वर्ली में रहती थी, वहां से मैं शिफ्ट होकर कार्टर रोड आ गई थी। वहां निदा जी भी बाय चांस कार्टर रोड के पास खार डांडा में रहने के लिए आ गए थे। तो अचानक फिर से हमारी मुलाकात हुई और वो भी एक बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में। वहां से मुलाकात हुई तो वहां से जान पहचान फिर से आगे बढ़ी। जब उन्हें पता चला कि मैं भी यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ तो वो मेरे घर पे आए। बाद में बातें चली क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने जिक्र किया कि मुझे ये शायर जो है जगजीत सिंह की गजल जो है दुनिया जिसे कहते हैं, वो शायर को मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे ये गजलें चाहिए। तो उन्होंने हंसने लगे, वो बोले कि वो तो मैं ही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोले कि हाँ। तो मैंने कहा तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप ही हैं, तो मुझे तो ये गजल बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसी गजलें चाहिए, मुझे एल्बम बनाने वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए मेरे घर पे, फिर हम लोग देखते हैं, मैं आपको दूंगा कुछ गजलें। तो इस तरह से हमारी मुलाकात आगे बढ़ी, फिर सिलसिला आगे पता है सबको कि फिर क्या हुआ, आगे कैसे बात चली। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा वो बहुत अच्छे सेक्युलरिज्म टाइप के थे, तो ये भी मुझे उनका नेचर बहुत पसंद था। मैं उनकी शायरी तो पसंद करती ही थी, लेकिन दूसरी ये बात भी मुझे बहुत पसंद थी कि एक किस्सा मैं बताऊं आपको। मैं घर में वो एक पाटिये पे भगवान की पूजा करती थी सुबह में नहा के। तो वो घर में ऐसे घूमते रहते थे, तो हमेशा बोलते थे कि क्या भगवान को पाटिये पे बिठा के पूजा करती है, एक मंदिर भी नहीं ला सकती। तो मैं इग्नोर करती थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर एक दिन गए, किसी काम से गए थे बाहर, तो किसी दोस्त के साथ जब लौटे तो आते वक्त मेरे लिए मंदिर इतना बड़ा उठा के लेके आए।
और बोले कि देखो तुम तो अपने भगवान के लिए कभी सोचोगे नहीं, मैं ही तुम्हारे भगवान के लिए मंदिर लेके आया, अब इस पे पूजा करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। तो आज तक अभी तक मैं वही मंदिर पे पूजा करती हूँ जो उन्होंने मुझे लाके दिया। तो ऐसा था उनका नेचर, बहुत ही सबके धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते थे वो। उनको सबके लिए मान था, कोई भी धर्म हो सबको इज्जत देते थे। तो बात ये है कि प्रपोजल की बात है कि उनको मुझे प्रपोज कैसे किया। तो प्रपोज करने का अगर मैं कहूँ तो एक दिन हम लोग कार्टर रोड गए थे, ऐसे ड्राइव पे जाते थे डेली। तो एक दिन जब लौट के आए ड्राइव से तो गाड़ी पार्क करके वो गाड़ी में मैं जब उतरी गाड़ी से तो मुझे उन्होंने एक चिट्ठी हाथ में पकड़ा दी, बोले घर पे जाके पढ़ना इसको। तो मैंने कहा ठीक है। घर पे आके जब मैंने वो चिट्ठी खोली पढ़ी तो पता चला उसमें तो गजल है। मुमकिन है सफर व आशा आप साथ भी चलकर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखे, ऐसी गजल थी। तो गजल प्रपोजल, पूरी प्रपोजल ही थी पूरी गजल में। तो उसके भी कुछ 2-4 शेर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनाऊं। गजल पेश खिदमत है, वही मुमकिन है सफर व आशा। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखे, मुमकिन है 2-4 कदम हर रास्ता पहले की तरह लगता है, 2-4 कदम हर रास्ता पहले की तरह लगता है, पहले की तरह लगता है। शायद कोई मंजर बदले, शायद कोई मंजर बदले, कुछ दूर तो चल कर देखे, शायद कोई मंजर बदले, कुछ दूर तो चल कर देखे, मुमकिन है। अब वक्त बचा है कितना, जो और लड़े दुनिया से, अब वक्त बचा है कितना, जो और लड़े दुनिया से, जो और लड़े दुनिया से, दुनिया की नसीहत पर भी, दुनिया की नसीहत पर भी, कुछ रोज अमल कर देखे, दुनिया की नसीहत पर भी, कुछ रोज अमल कर देखे, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर
लेके मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ऐसा लाजवाब शेर कहने वाले निदा फाजली एक बहुत ही सुंदर गजल लिखते हैं, जिनका एक शेर है, ये वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा, हर काम पर पहरा है, फिर भी इसे खोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। क्या बात है, इतना सुंदर ये शेर है। और मेरी तो बहुत ही पसंदीदा ये गज़ल है, लेकिन मालती जी, उनकी पत्नी की भी ये बहुत फेवरेट गज़ल है। और ये गज़ल लेके आए हैं बड़ौदा का एक संगीतमय युगल ध्येय एंड द्युति वज्राजानी। बहुत सुंदर ये लोग ने पेश की है ये गज़ल। और वो हर तरह के गाने गाते हैं, गरबा, भजन, भक्ति गीत, फिल्म सॉन्ग्स, गज़ल्स। तो आज ये गज़ल पेश करने वाले हैं। बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना किस राह से बचना है, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मीठी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। अच्छा सा कोई मौसम, अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया
मोहब्बत में वफादारी से बचिए, जहां तक हो अदाकारी से बचिए। हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, हर एक सूरत भली लगती है कुछ दिन, लहू की शोभदाकारी से बचिए। निदा फास्ती के हर कोई शेर के साथ हम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं, ऐसी सच्चाई उनकी गजलों में है। अब हम जो गजल सुनने वाले हैं उसमें भी भाव की गहराई बहुत दिखाई देती है। निदा साहब ने अपने दर्द को ऐसे गाया है कि वह हर एक को अपना खुद का लगे। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्या कहे निदा साहब, लगता है उनकी शायरियों को सुनते ही जाए। ये गजल पेश कर रहे हैं वैभव माकड़। वैभव इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर। गज़लें उनके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो फिल्मी सॉन्ग्स भी गाते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं देश विदेश में। तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये मेलोडियस और भावसभर गज़ल। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी। अपनी ही लाश का खुद मज़ार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते। हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी,
हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। वाह, सच ए नाइस प्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी गजल की ओर। निदा साहब की मुलाकात के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपकी कविताएं और शैली पर कभी कभी साम्यवाद का प्रभाव दिखता है, तो क्या आप वह विचारधारा से प्रभावित है? इस सवाल का जवाब उन्होंने हाँ या ना में देने के बजाय एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता किसी विचारधारा या सिर्फ देश से नहीं है, पूरी दुनिया से है। जहाँ दुख है, आंसू है, पीड़ा है, उनके साथ मेरा रिश्ता है, क्योंकि दुख और आंसू कोई एक विचारधारा, एक जाति या धर्म के नहीं होते, वो सबके होते हैं। ऐसी उम्दा बात एक नेक दिल इंसान ही कर सकता है और संवेदनशील शायर। इसीलिए हमें निदा फाजली की गज़लों में ज़्यादातर इश्क के बजाय फिलॉसफी दिखती है। अब ऐसी ही सर्वाधिक लोकप्रिय गज़ल पेश करने की मैं कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन दिल से तो कलाकार हूँ और थोड़ा बहुत गा सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये गज़ल मैं ही गाऊँ। आज का जो प्रोग्राम है उसका टाइटल भी वही है, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। ये इतनी सुंदर गज़ल है, गाना भी बहुत रूहदारी वाला है और इश्क में हारने वालों के लिए ये गज़ल एक मुलायम मरहम की तरह है या रेशमी रूहानियत। तो फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की ये गज़ल मैं पेश करती हूँ। उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आएगी। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये आग ऐसी है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये आग ऐसी है जिसमें
धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं आल्हाद काशिकर गज़ल सिंगर हूँ और आज निदा साहब की डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मालती जी का और नंदिनी जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। निदा साहब का और मेरा बहुत करीबी संपर्क आया, एक फैमिली मेम्बर की तरह। मैंने उनकी गज़लें कंपोज़ की और मैं और मेरी पत्नी स्वाति, हम दोनों ने मिलके एक एल्बम बनाया, निदा बिटवीन द लाइन्स। उसका टाइटल ही था निदा बिटवीन द लाइन्स और टाइम्स म्यूज़िक ने उसको रिलीज़ किया। निदा साहब के साथ काफ़ी बातें होती थी। गज़लें जब मैंने कंपोज़ की तब मैं उनसे बात करता था कि ये जो ख़्याल आपके दिल में आया वो कैसे आया, आपने इस गज़ल को किस तरीके से लिखा, आपकी सोच क्या थी। और बहुत अच्छे अनुभव रहे। निदा साहब और मालती जी दोनों ने हमें बच्चों जैसा ट्रीट किया, बहुत प्यार दिया। वी आर ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू देम। उसके बाद मेरी उनसे और बातचीत बढ़ी क्योंकि उन्होंने BBC उर्दू के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। उन आर्टिकल्स को मैंने मराठी में ट्रांसलेट किया और मुझे महसूस हुआ कि निदा साहब एक सिर्फ शायर ही नहीं, वो बड़े फ़िलोसोफ़र है। उन्हें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ों का एक इंसाइट उनके पास है। उन्हें पता है कि ये क्या हो रहा है और वो किसी भी घटना का एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करते थे। उनको अंडर करंट्स पता थी। मैंने एक बार बात करते हुए ऐसा टॉपिक निकला कि पार्टीशन क्यों हुआ, उसका कारण शायद रिलीजन था क्या। तो निदा साहब ने मुझे कहा कि नहीं, रिलीजन अगर पार्टीशन के लिए ज़िम्मेदार होता तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग क्यों होते। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, वो धर्म से ज़्यादा प्रभावी होता है। तो कल्चर एक जैसा होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस तरह उनका एक सोच करने का एक नज़रिया उनका था, एक सोच उनके पास थी और बड़ी गहरी बातें वो कहते थे। निदा साहब बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन थे, फ़िलोसोफ़र थे, पोएट थे और उनकी जो कमिटमेंट थी ह्यूमैनिटी के साथ वो कभी कम नहीं हुई। इसलिए शायद उन्होंने कुछ गज़लें, कुछ मैसेजेस हमें
इस तरीके से दिए कि आज भी हम उसे भूल नहीं सकते। जैसे कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज इस फोरम पे मैं और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि निदा साहब को चाहने वाले हम जैसे कई लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं पूरी दुनिया में। तो मैं मालती जी के प्रति ये कहूँगा कि वी आर ग्रेटफुल टू हर, क्योंकि मालती जी ने निदा साहब को जिस तरह संभाला, जिस तरह उन्हें प्यार दिया, जिस तरह सब चीज़ें उनकी संभाली, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। निदा साहब को जो स्पेस चाहिए थी, और अगर मैंने जो देखा उनको, एक छोटे बच्चे जैसे थे वो, तो मालती जी ने बहुत उनको संभाला, और इस मालती जी के कारण हम तक ये सब साहित्य जो है वो पहुंच पाया। निदा साहब इतने अच्छे तरीके से लिख सके, तो मालती जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। निदा साहब की कुछ बहुत अच्छी पॉपुलर गज़लें जो हैं, जगजीत जी के साथ तो उनका एक अलग रिलेशन ही था। मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासे धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासे धरती पर, फिर पानी दे मौला। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ऐसी बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ें उन्होंने लिखी। मैंने निदा साहब की एक कंपोज की थी, एक गज़ल और एक दुआ भी किया था, उसको मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। बच्चा भूला देख कर मस्जिद आलिशान, अल्लाह तेरे एक को कितना बड़ा मकान। अल्लाह तेरे एक को कितना बड़ा मकान। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much Alha ji for sharing wonderful memories of Nida Saab and Malti ji. दोस्तों, आल्हा काशीकर एक्चुअली मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ही इज़ अ पोएट, राइटर एंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट, और गज़ल सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। और बस अब आखिरी 2 पेशकश बाकी हैं, तो थोड़ी सी और बातें निदा साहब के बारे में जान लेते हैं। निदा फाजली गुजराती प्रजा और गुजराती भाषा के प्रशंसक थे। उन्होंने 10 गुजराती पुस्तकों की एक श्रेणी का संपादन भी किया था। गुजराती कवियों में उमाशंकर जोशी, लाभशंकर ठाकर, चीनू मोदी, मरीज, शून्य पालनपुरी, अनिल जोशी और शोभित देसाई की कविताओं के वो बहुत चाहक थे। और सिर्फ भारतीय कवि या गुजराती कवि नहीं, उन्होंने कविता के हर प्रकार को पसंद किया था। इसलिए उनको अमेरिका के विटमैन, चिली के पाब्लो नेरूदा, रशिया के मायाकोवस्की और भारतीय तुलसीदास कबीर अज्ञे और काजी नजरुल इस्लाम भी बहुत पसंद थे। जिंदगी की डेफिनेशन के बारे में जब पूछा, तब विलियम शेक्सपियर को कोट करते हुए उन्होंने कहा, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये नथिंगनेस में ही अपने अर्थ की खोज करना, यही जीवन है।
अब ऐसी नथिंगनेस को ही बहुत उजागर करने वाली एक गजल सुनते हैं तलत अजीज साहब की आवाज में। तलत अजीज को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन गज़ल सिंगर है और देश विदेश में उन्होंने कई परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो आज तलत अजीज भी हमारे साथ है, तो हमें बहुत खुशी है और सुनते हैं निदा साहब की एक सुंदर गज़ल तलत साहब की आवाज़ में। अपनी मर्जी से कहाँ सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मानो कहाँ के हैं किधर के हम हैं, किसको मानो कहाँ के हैं किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से। वाह क्या बात है। तलत अजीज साहब की आवाज और निदा फाजली के लफ्जों ने हमारे मन पर काबू ले लिया है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। प्रोग्राम की यह आखिरी पेशकश है। निदा फाजली सही मायने में सेक्युलर थे। आज मैं ये सब बातें ज्यादा दोहरा रही हूँ क्योंकि आज के जमाने में इतनी रेलेवेंट है, जहाँ सब लोग झगड़ते हैं, दंगा फिसाद होते हैं। तो इस माहौल में निदा साहब ने इतनी बेहतरीन बातें की थी
कि मुझे लगा कि ये सब शेयर करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार उनकी ये सब बातें दोहराती हूँ और नई नई बातों के साथ जोड़ देती हूँ। तो मैंने कहा कि नीदा फाजली सही मायने में सेक्युलर थे। वह जात पात धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। मेरी मुलाकात के दौरान उन्होंने हिंदी उर्दू भाषा के तफावत के संदर्भ में कहा था कि मैं जब ग्वालियर में पढ़ता था तब हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं था, सिर्फ लिपि का अंतर था। लेकिन अगर आप यह दोनों भाषाओं को अलग समझते हो तो मैंने दोनों भाषा में लिखा है, लेकिन मेरी भाषा मुख्यतः जन भाषा है, लोग समझ सके ऐसी सरल। मैंने ऐसी सरल भाषा में ही लिखना पसंद किया था। उर्दू हिंदी में अंतर इतना है कि हिंदी में कभी कभी संस्कृत शब्द आते हैं और उर्दू में पर्शियन। अगर सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो मीरा, कबीर, तुलसीदास की रचनाओं में भी कई बार पर्शियन शब्द आ जाते हैं। जैसे कबीर की पंक्ति है, ते हिंदू मोहे रामा प्यारा, तुक्र कहे रहीमाना। अभी रहीमाना शब्द कुरान का है। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, सदके करूं शरीर। तो सदके शब्द पर्शियन है। एक भाषा को ब्रिटिश काल में दो बनाई गई क्योंकि ब्रिटिशरों को हिंदू मुस्लिम एकता का डर था। बाद में यूनाइटेड फोर्स ने दोनों भाषा को अलग किया और 1947 के बाद दो धर्मों के साथ जोड़ दी गई। हिंदी को हिंदुओं की भाषा बनाई गई और उर्दू को मुसलमानों की। लेकिन इतिहास इस बात को नकारता है। सदियों से भाषा में धर्मों का कोई भेद नहीं था। रसखान कृष्ण भक्त थे और रहीम राम भक्त थे। भाषा अगर धर्म का खेल होता तो बंगाल के काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला के बजाय उर्दू में लिखते थे और गुजरात के मरीज वो भी गुजराती के बदले उर्दू में लिखते थे। तो ऐसी अनगिनत बातें नीदा साहब ने बताई थी जो आज के समय में भी उतनी ही रेलेवेंट है। लेकिन अब वक्त की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आखिर में नीदा फाजली ने बहुत ही भावनात्मक दोहे लिखे थे, उससे हम ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे। ये दोहे पेश कर रही है नीदा फाजली की पत्नी मालती जोशी और एक एक दोहा सुनने लायक है। उसमें रिश्तों को इस तरह से बुना है कि ये पूरा जो दोहे का जो एक सॉन्ग बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो हम ये सुन के ये प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। फिर से मैं हर कलाकारों की बहुत ही आभारी हूँ। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े कलाकार जुड़े, घनश्याम वासवानी जी, तलत अजीज साहब, मोहम्मद वकील, डॉक्टर सोमा घोष, वैभव माकड़, ध्येय एंड द्युति और आल्हाद काशीकर। ये सब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दिया, तो सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वर गुर्जरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत नए नए प्रोग्राम के साथ आपके समक्ष आते हैं। तो फिर से आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद। गुड नाइट एंड लेट्स लिसन टू दोहे। कबीर साहब जो थे वो उनकी प्रेरणा थे। रहीम, कबीर, उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने दोहे कहना शुरू किया था। लेकिन दोहे को उन्होंने बिल्कुल अलग ढंग में आज के दौर में कहना शुरू किया और वो बहुत ही पसंद भी किए गए। मैं उसमें से कुछ दोहे पेश करूंगी।
से बादल बने, बादल से बरसात, नदिया से बादल बने, बादल से बरसात। तू जो चाहे रूप ले, तू जो चाहे रूप ले, मैं हूँ तेरे साथ। नदिया से बादल बने, बादल से बरसात। तू जो चाहे रूप ले, मैं हूँ तेरे साथ। नदिया से बादल बने। मीरा साहब ने दोह में माँ के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, पिता के ऊपर, सब जो भी जितने भी रिलेशन हैं सबके ऊपर दोहे कहे हैं और बहुत अच्छे कहे हैं। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में। माँ पे कहा, बहन पे कहा, बच्चे पे, बेटी पे, ये पिता के ऊपर। किसी में उसकी आंख है, किसी में उसके हाथ, किसी में उसकी आंख है, किसी में उसके हाथ। घर से होकर दूर भी, घर से होकर दूर भी, पिता है सबके साथ।